एकदम ओके। प्रॉपर गांव, ऐसा गांव कि जिस स्कूल में हम लोग जूट का बोरा लेके जाते थे। अभी का सीन तो आप जान रहे हो, इट्स फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप में होना भी है काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो हमें ये बताइए फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, मतलब जो आप बता रहे हैं ना अजय सर वाला कहानी, सपोज दैट कि एक एग्जामिनेशन में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? बहुत 200 कम 300 लोग, परसेंटेज है। बहुत कम परसेंटेज अप्रोच के साथ। एटलीस्ट बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तो नहीं जा नहीं सकते। जाना। ओके, चेक कॉफी कैसा? थैंक यू सर आने के लिए। तो सर आने में कुछ दिक्कत हुई? नहीं, आने में दिक्कत नहीं, मैं पटना में ही रहता हूँ तो दिक्कत क्या ही हो रहा है। हमारे साथ राहुल भूषण सर है जिन्होंने अभी 53 रैंक पाया है इन बीपीएससी। आज का जो इंटरव्यू होगा ना बहुत एक्नॉलेजिंग और बहुत आराम से बातें करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द क्रक्स कि अब तक इनकी जर्नी कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे, एकेडमिक्स क्या था बैकग्राउंड, फिर किस तरीके बैकग्राउंड से आए हैं। चलिए सब कुछ जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू फीलिंग? रैंक 53 आया तो कैसा लगा? कि मतलब मेरे ही रैंक है या ऐसा लग रहा था यार तो देखते हैं। एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि मतलब सेलेक्ट, पहले तो यही एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि सिलेक्शन होगा। फिर जब एक अच्छा रैंक होता है, ठीक ठाक रैंक होता है, देन यू आर लाइक कि ओके, बस एक वो फीलिंग आती है एकम्प्लिशमेंट की कि चलो एक जो जर्नी था, जो चल रहा था, तो वो जर्नी का कहीं पे वो फुल स्टॉप जैसा तो नहीं कह सकते, बट एक माइलस्टोन जैसा रहता है, तो वो एक फीलिंग आती है। तो ऑब्वियसली अच्छा ही फीलिंग आता है। मतलब फर्स्ट टाइम में तो नहीं होता है भरोसा, जब तुम देखोगे जो पीडीएफ आता है तो लाइक कि फिर हम नाम देखते हैं, फिर रोल नंबर चेक करते हैं, फिर 2-3 बार लोगों को भेजते हैं कि हाँ ये चेक करो, ये सही है गलत है, क्योंकि तुम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहते हो, है ना? क्योंकि कंक्लूजन पे, क्योंकि तुम चाहते हो कि कंफर्म हो जाए कि ये हो चुका है। मतलब मल्टीपल रीचेक लगता है, बार बार दिखवाते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। हाँ, वो करना पड़ता है ना, क्योंकि कंफर्म करना चाहते हो ना तुम, वो जो फील करना चाहते हो उस फील को पहले कंफर्म करना चाहते हो कि हाँ ये सच में हो रहा है ऐसा कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिएक्शन या फर्स्ट पॉइंट ऑफ इमोशन क्या होता है? मतलब जब कोई एक इंसान देखता है अपने पीडीएफ लिस्ट में नाम, तो अंदर से क्या फील आता है? मतलब अब बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बताता हूँ। इट्स लाइक ब्लैंक। ब्लैंक। मतलब लाइक आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, पीटी में आप अपना देखते हो, रोल नंबर दिखता है आपको, फिर मेंस में दिखता है, फिर इंटरव्यू में जब नाम दिखता है, फर्स्ट टाइम नाम आता है ना, यूपीएससी नाम के साथ रिजल्ट देती है, बट बीपीएससी नाम के साथ सिर्फ फाइनल रिजल्ट देती है। अच्छा। हाँ, तो जब आप देखते हो तो वो मुझे जो लगा, मतलब इट्स लाइक ब्लैंक, कुछ मतलब उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है। देन आफ्टर लाइक 5-10-20 सेकेंड यू रियलाइज कि ओके हो चुका है ये। देन यू जस्ट स्टार्ट टेलिंग, मतलब जो भी आपके, तो मेरे घर पे थे मम्मी पापा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। आई वेंट एंड टेल देम कि ऐसा हो गया, मतलब क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट आएगा, बट इतना जल्दी नहीं पता था, क्योंकि 15 को 5 या 6 लोगों का और इंटरव्यू था, मतलब और उसी दिन शाम में रिजल्ट आया। सेम डे शाम को आ गया था। अच्छा, आपका किस दिन इंटरव्यू पड़ा था? मेरा 10 को। अच्छा, 10 को पड़ा था आपका। ओके। अच्छा, जब फैमिली मेंबर में जब आपने रिजल्ट बताया, किसको सबसे पहले आप बताए थे? अब दोनों एक ही जगह थे, मम्मी पापा। तो आई वाज लाइक कि मैं जब जाके बोला कि हो गया, तो दे वर लाइक कि क्या हुआ ऐसा, मतलब अच्छा। देन आई सेड कि रिजल्ट आ गया, तो दे वर लाइक कि रिजल्ट कैसे आ सकता है, आज तो सुबह तक इंटरव्यू था 5 लोगों का। अच्छा। मैंने कहा हो गया है, रिजल्ट आ गया। अच्छा। तो इट वाज लाइक दैट। उनका क्या रिएक्शन था? मतलब दे वर सरप्राइज्ड या फिर कुछ? अच्छा चलो हो गया। मम्मी का था कि मम्मी वाज लाइक कि वेरी रिलैक्स्ड, एंड पापा का बहुत, क्योंकि पापा खुद भी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, तो उनका रिएक्शन बहुत वैसा रहता है, एकदम कंट्रोल्ड इमोशन। ओके ठीक है, अच्छा है, मतलब इट अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, इस उस तरीके का रिएक्शन। वो क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मतलब कि ग्राउंडेड रहूं। मतलब उसके बाद भी जब हमारी बात हो रही थी तो ये से कि डोंट चेंज, मतलब कि ये एक रिजल्ट है। अच्छा। इस रिजल्ट के चलते जो तुम्हारा पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। अच्छा। यू शुड बी लाइक जैसे तुम कल थे वैसे ही तुम आज हो, एक बस रिजल्ट आया है। अच्छा, तो ये जो पापा जो हैं आपके, वो यूपीएससी बीपीएससी से? हाँ। ओके, रिटायर्ड और अभी भी सर्विस अभी में? पापा रिटायर हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पोस्ट से। अच्छा अच्छा।
अच्छा, उससे हुए। ओके, ठीक है। अब अपना शुरुआत से हमें एकेडमिक बताइए, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर एकेडमिक जर्नी, लाइक फ्रॉम क्लास 1, क्लास 2, 10th, 12th, ग्रेजुएशन। इनिशियली मैं अगर जैसे मतलब अभी जब मैं बताता हूँ किसी को कि मेरा जो स्कूलिंग हुआ था अरवल में हुआ था, क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे पोस्टेड थे। और अरवल में टाउन था या फिर गांव गांव? गांव था, प्रॉपर गांव? प्रॉपर गांव, एकदम Okay. प्रॉपर गांव, ऐसा गांव हम्म, कि जिस स्कूल में हम लोग जूट का बोरा लेके जाते थे। इट वाज लाइक दैट। हाँ, अच्छा क्लास 6 में फर्स्ट टाइम हम लोग को बेंच कुर्सी इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब अच्छा। फर्स्ट टाइम हम लोग बेंच में अच्छा अच्छा। क्लास 6 में बैठे थे। उसके पहले इट वाज लाइक कि जूट का जूट का बोरा। हाँ, मिट्टी पे जमीन पे बैठ के पढ़ाई करना। तो ये मैं अब बताता हूँ लोगों को, तो अभी क्योंकि इतना सारी चीजें चेंज हो गई है ना कुछ सालों में, तो यस। यार लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इवन इंग्लिश का हम लोग ऐसा था कि क्लास 6-7 तक हम लोग को इंग्लिश का ए भी नहीं पता था, क्योंकि अल्फाबेट ही इंट्रोड्यूस होता था क्लास 5th-6th में जाके, जो बिहार का बीएसए बोर्ड का जो था। तो ये भी जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि इंग्लिश से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ था, पर ऐसा था एक्चुअली। तो वहाँ से स्कूलिंग हुआ। स्कूलिंग के बाद मैं फर्स्ट टाइम पटना आया। एन कॉलेज से मैंने +2 किया। अच्छा। उसके बाद पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन, एंड देन मैं चला गया दिल्ली। अच्छा। दिल्ली में जाने के बाद 2-3 बार यूपीएससी का मैंने दिया। वहाँ पे इनिशियल सिलेक्शन हुए मेंस इंटरव्यू तक, और लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन आई वाज लुकिंग फॉर, और मेरे मार्क्स ना मेंस में मेरे मार्क्स स्टैग्नेंट हो रहे थे यूपीएससी में। अच्छा। 3 अटेम्प्ट के बाद, तो एट दैट पॉइंट बढ़ नहीं रहे थे। मतलब हर बार मेंस में मैं उसी के आसपास मार्क्स के आसपास रह रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज डेटिंग समवन, ठीक है, एंड शी वाज फ्रॉम आईआईएमसी। अच्छा हाँ, शी वाज सीनियर, मतलब अच्छा। जब मैं गया तो वो सीनियर हो गई फिर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आई टोल्ड हर कि ऐसा कुछ हो पा नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। देन शी टोल्ड मी कि अगर तुमको ब्रेक लेना है, तो आई वाज लाइक सेइंग कि मुझे ब्रेक चाहिए अभी एक फेज के लिए। उसी से कि अगर ब्रेक लेना है तो तुम आईआईएमसी का अभी वो आ रहा है एग्जाम, तुम दे लो, अगर हो जाता है तो फिर तुम इस ब्रेक पीरियड में 1 साल का जो ब्रेक लेना है उसमें तुम आईआईएमसी ज्वाइन कर लो। इन पता नहीं कैसे हो गया आईआईएमसी में। आईआईएमसी में मेरा रैंक था आई थिंक एंट्रेंस में 10th। 10th? हाँ, 10th रेडियो एंड बहुत अच्छा रैंक। आरटीवी के लिए। हाँ हाँ, और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं टॉपर भी था अच्छा। आईआईएमसी का। आईएमसी में टॉप की। हाँ, ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन थी अच्छी खासी, तो वहाँ तो तो थोड़ा वो ये दिखेगा ही। बेसिक जो था, बेस था, उसके चलते मुझे लगा कि उसका जो फायदा हुआ। तो फिर आईआईएमसी से मैंने किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया, लाइक आई टोल्ड यू, इन सोशल मीडिया, सम एजेंसीज। अच्छा अच्छा। बट ग्रेजुअली क्या होता है ना कि आप जिस फील्ड से आते हो, तो वो बर्डन जैसा था कि एक जगह पे मैंने कुछ शुरू किया था, वो जो शुरू किया था जर्नी, वो कंप्लीट नहीं किया मैंने, अच्छा। क्योंकि यूपीएससी या कमीशन के जॉब के लिए मैंने शुरू किया था, पर वो कंप्लीट नहीं किया था जर्नी। तो एक प्रेशर मेरे पे डेवलप हो रहा था कि अगर वो जर्नी को मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो मैं कभी शायद मतलब एकम्प्लिश या वो एक जो कंटेंट फीलिंग होती है ना, वो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, तो मुझे वापस जाना चाहिए। मे बी मैं उस जर्नी को कंप्लीट करके फिर से इधर आ सकता हूँ, बट अभी मुझे उस जर्नी को एक बार कंप्लीट करना है। मतलब सर्कल वो जो अटेम्प्ट बचे थे वो आप कंप्लीट करना चाहते थे देख करके? अटेम्प्ट नॉट नेसेसरी, मैं कहना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक जर्नी तुमने कुछ शुरू किया, कुछ करना चाह रहे थे तुमने शुरू किया, मेहनत किया, बट बीच में तुमको लगा कि ये हो नहीं पाया, तो तुम छोड़ के कहीं और चले गए। तो फिर जब वहां जाते हो तो फिर वो रह जाता है ना कि अच्छा, वो तो मैं कुछ छोड़ के चला आया। You want to get the result either yes or no? हाँ, अच्छा। हाँ। तो फिर मैं वापस आया, तो फिर मैंने सोचा कि एकेडमिक्स के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने जेआरएफ किया, 2019 में मेरा जेआरएफ का रिजल्ट आया। और जेआरएफ भी आपका हुआ? हाँ, जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ भी कर लिया आपने? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रेट सर। जेआरएफ, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। ओके ओके ओके। एंड फिर यहाँ पे भी फिर एक सेटबैक आया हम लोग के लाइफ में। अभी तक चीजें सही चल रही थी, फिर जो हमारी रिसर्च सुपरवाइजर थी प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह, एंड सी डाइड सडन लाइक ब्रेन हेमरेज लास्ट ईयर विंटर के टाइम में, जनवरी में। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे पास, बिकॉज शी वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी टाइम, उसके नेक्स्ट मंथ ही शायद आई थिंक प्रीलिम्स था 68 का। देन आई वाज लाइक ओके, ठीक है, अभी हो गया वो एक पार्ट, अभी इधर फोकस करना है, क्योंकि लाइफ तो हमेशा चलते रहता है ना।
It was tough that time because we were going through emotional upheaval क्योंकि जनवरी में ही हुआ था और फेब में एग्जाम था। You can take what is Yeah, yeah. तो इस तरीके से मतलब ऐसा रहता है कि देखो एक जो राज कपूर की मूवी थी शायद तुमने देखी होगी, उसमें बोलते हैं द शो मस्ट गो ऑन। लाइक कुछ भी हो रहा है लाइफ में चलते रहना चाहिए। जब तक आप चल रहे हो जिंदा हो आपको आगे बढ़ते ही जाना है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, यही लाइफ का प्रोसेस है। एंड देन उसके बाद चीजें चेंज होनी शुरू हुई, मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का, एंड देन एक बात आपने बोली थी कि लाइक जूट के बोरी के साथ हम जाते थे स्कूल में, तो उस फेज ऑफ लाइफ में एवर थिंक अबाउट यूपीएससी और बीपीएससी? नहीं, उस टाइम मतलब ऐसा मैं ये कुछ भी बीपीएससी यूपीएससी मेरा पार्ट ऑफ प्लान था नहीं कभी भी। मैं नॉर्मली पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, बट ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था मेरा ऑप्शनल, ज्योग्राफी था मेरा ऑनर्स पेपर पटना कॉलेज में। एंड वी वर फीलिंग हमको ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी ज्योग्राफी को पास करने में, मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे। तो हमको लगा कि ज्योग्राफी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से थे। तो हमने सोचा कि कोई टीचर होना चाहिए जिससे हम ज्योग्राफी पढ़ सके। तो किसी ने बताया एक अजय कुमार झा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो हम वहाँ पे गए थे बेसिकली ऑनर्स के लिए पढ़ने, बट ऑनर्स के लिए कोई पढ़ाता नहीं था, अजय कुमार झा पढ़ाते थे यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। हमको नहीं, पटना में। हाँ, तो हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो हम अजय कुमार झा के पास चले गए, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। वहां पे जब हमने पढ़ना शुरू किया तो वहां पे टॉपर्स आना शुरू हुए। तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जब बीपीएससी का रिजल्ट आया उसके बाद सर से मिलने बहुत सारे टॉपर्स आना शुरू हुए। दिन फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि ओह ये भी एक फील्ड है, इधर भी हम जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वहां से आपका एक सेटलिंग जो होता है ना, बीज बोना। बिल्कुल उस टाइम उसके पहले हमको कोई आइडिया, हमको ये भी नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है। मतलब वी वर लाइक कि जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है, चल रहा है। एक चलने तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, इन्फ्लुएंस आप किससे हुए फॉर द यूपीएससी और बीपीएससी? मतलब आप यूपीएससी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको देख करके हुए इन्फ्लुएंस, या फिर वो पढ़ाई आपको अच्छी लग रही थी यार, इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग यूनिक जो हमें करना चाहिए? इनिशियली मैं ईमानदारी से बताऊं तो उनका एक जो ऑरा था, मतलब जब वो आते थे और जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से चलते थे, लोग उनके आसपास चल रहे, तो वो ऑरा आपको अट्रैक्ट करता है क्योंकि इतना मैच्योरिटी था नहीं हम लोगों में। हम लोगों को चाहिए था कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ भी तो बड़ा मजा है। उस टाइम ये नहीं पता था कि इसके लिए क्या पढ़ना है, फिर जब समझा कि इसके बनने के लिए क्या करना है, देन वी केम टू नो अबाउट द सिलेबस, देन वी केम टू नो अबाउट द प्रोसेस। उसके पहले हमको कुछ नहीं पता था, उसके पहले बस हाँ ये अच्छा लगता है, ये मतलब ऐसा अगर होगा कुछ तो मजा तो आएगा। तो वो जो उनका पर्सनालिटी का ऑरा है और उनके साथ जैसे चीजें होती है वो देख के हम लोग अट्रैक्ट हुए थे बेसिकली। तो ये जर्नी कैसे रही थी? सेटबैक फाइनल सिलेक्शन, या फिर सेटबैक थोड़ा सा रिजल्ट, फिर सेटबैक, फिर कुछ अच्छे आउटकम्स, कैसा रहा? और ये जर्नी वैसे ही चलता है जैसे लाइक एक रिजल्ट आता है, देन आप फील करते हो कि बहुत क्लोज हो, मतलब ठीक है अभी तो हो जाएगा सिलेक्शन। फिर वो सेटबैक आता है एक, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों दो फेज में चलता है। मेरा मानना है कि बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन कभी भी नॉर्मल फेज में नहीं चलता है। इधर आप एकदम से लो फेज में होते हो कि हाँ मेरा तो होना नहीं है कुछ, इधर आप एकदम से हाई फेज में होते हो कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाना है। अच्छा, बट इसी को बस बैलेंस करना है क्योंकि ये दोनों फेज आएंगे ही आएंगे। जिनका एक बार में सिलेक्शन हो गया उनके बारे में तो नहीं कह सकते तो उनका प्रिपरेशन का फेज कैसा है। जिनका 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, तो वो यही बस इसी 2 फेज को बैलेंस करते हैं, एक लो फेज और एक हाई फेज। और ये आना है, ये नॉर्मल सिचुएशन है यूपीएससी बीपीएससी के लाइफ। अच्छा, आपने यूपीएससी में कितना अटेम्प्ट दिया और बीपीएससी में कितना अटेम्प्ट दिया? यूपीएससी में मैंने 3 मेंस लिखे थे। 3 मेंस लिखा? हाँ, बट तीनों मेंस के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बीपीएससी में मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे, जिस टाइम मैं यूपीएससी दे रहा था उस टाइम में मेरे पापा बोलते थे कि बीपीएससी का भी फॉर्म भरो, लाइक होना चाहिए प्लान भी। बट बीपीएससी में मैंने कभी सीरियसली, अगर सीरियसली मैं काउंट करूँ बीपीएससी में 67th के टाइम मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया बीपीएससी के लिए। अच्छा, जो कि मैंने बहुत ही सीरियस तरीके से दिया था, बट आई कुडंट क्वालिफाई इन प्रीलिम्स। देन दिस वाज सेकंड 68th फर्स्ट टाइम आई वाज राइटिंग मेंस, और सिलेक्शन भी हुई उसमें। हाँ,
ओके। तभी अभी मैं कहीं पे गया था तो मुझसे पूछ रहे थे कि मेंस को कैसे लिखते हैं। मैं कहा मेरा फर्स्ट टाइम है सिलेक्शन में, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं अच्छा कि अच्छा, जो लोग 2-3 बार मतलब उस चीज को प्रोसेस को झेल के आए हैं वो लोग बेटर बता सकते हैं ज्यादा आपको। बताएंगे। ओके। अच्छा, यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या, 3 बार तो आप मेंस लिखे, प्री कितने बार दिया आपने? प्री मैंने दिया था 2 बार, मेरा प्री नहीं हुआ था। अच्छा, यानी टोटल 5 अटेम्प्ट आपके। एनी इंटरव्यू सेशन? No. कोई इंटरव्यू नहीं रहा, मतलब आप मेंस तक पहुंचे, फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। ओके, ठीक है। 67 तो एक तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स बीपीएससी का सिस्टम था क्वेश्चंस का, वो रहा था। 68 से पैटर्न चेंज हुई थी, मतलब वो थोड़ा सा अलाइन हुआ था यूपीएससी की तरफ, वो फेवर किया आपको? कह सकते हैं कि फेवर कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के बैकग्राउंड से आ रहे थे उनको एक एज था उनके अच्छा, पास। एज मिला उस। हाँ, क्योंकि वो इस पैटर्न से फेमिलियर थे, तो वो जो फेमिलियरिटी का एज था उनके पास, उस एज ने उनको एक बेटर पोजीशन में क्या बोलते हैं रखा। ओके। मुझे आपके जर्नी से ऐसा लग रहा है कि यू कैन पुट गुड क्रक्स, मतलब आप एक अच्छा क्रक्स पुट कर सकते हो फॉर द बीपीएससी एस्पायरेंट, कि मतलब अगर आप इतने सोर्स को लिमिट करके पढ़ते हैं ना, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। तो आप थोड़ा उसे बताएंगे क्या कि कैसे करें? सोर्स के बारे में अगर बात करें तो सोर्स देखो, कुछ चीजें जो एक मतलब ये नॉर्मल है, ये सबने बताया, मैं भी उसी चीज को रिपीट करूंगा बहुत ज्यादा ऐसा कि सोर्स का लिमिट रखना बहुत जरूरी है। ये सिलेबस इतना बड़ा है कि आप अगर एक टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा सोर्स रखते हो देन इट्स काइंड ऑफ सुसाइडल, क्योंकि आप रिवाइज कर नहीं सकते। और रिवाइज करने से भी ज्यादा होता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, आप विजुअलाइज करते हो कि आपने ये चीज तो पढ़ा था, पर कहाँ पढ़ा था। तो जब आपका सोर्स सिंगल सोर्स होता है तो आप विजुअलाइज कर पाते हो, वो पिक्चर आपके दिमाग में आता है कि यहाँ पे पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा। बट अगर सेम इंफॉर्मेशन को आपने एक से ज्यादा जगहों पे पढ़ा है तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि ये था कहाँ पे। था तो कहीं पे, बट अब ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे था। तो जब एक चीज एक जगह पे रहता है तो उसको हम याद कर पाते हैं। सपोज दैट कि मैं अगर बात करूं कि किसी के कंट्रीब्यूशन की बात करूं, महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो मैंने अगर सिर्फ स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ा है तो मुझे पता है कि महात्मा गांधी के बारे में एक चैप्टर था, उसमें एक बॉक्स था, इस बॉक्स में उनका साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में लिखा हुआ है, तो मे बी मैं विजुअलाइज कर पाऊँ आंसर को। बट अगर वही चीजों को मैंने दूसरे बुक में भी पढ़ा है, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, देन प्रॉब्लम मेरे साथ ये होगी कि मैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो जो लास्ट में जो 2 लास्ट के ऑप्शन बचते हैं 50-50 में जाके जब आप अटकते हो, तो वहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अगर आपने एक से ज्यादा सोर्स को फॉलो किया। और रिवीजन में ऑब्वियसली रिवीजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक से ज्यादा सोर्स, तो सोर्स को लिमिट रखना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि फेजेज आएंगे, ऐसा भी फेज आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप इसके लिए हो ही नहीं, बिल्कुल आप मतलब जीरो हो इसके लिए और ऐसा भी फेज आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अभी आपका सिलेक्शन बस होने वाला है। दोनों फेज में बस एक ही चीज को करना है, खुद को ग्राउंडेड रख के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। और प्रैक्टिस तो लाइक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, किसी से भी जब भी मेरी बात होती है आई से कि अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है आज भी, देन हु वी आर। यस, करेक्ट। तो कुछ सजेस्ट करेंगे स्टडी मटेरियल? और स्टडी मटेरियल लाइक हिस्ट्री के लिए सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इट्स लाइक स्पेक्ट्रम की बुक जो राजीव अय्यर की बुक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज लाइक बाइबल इन पॉलिटी। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी आप किसी का भी एक नोट्स लो, कोई मुन्नाल का पढ़ता है, कोई वजीराम का पढ़ता है, तो आप किसी के एक का भी नोट्स लो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर होगा, आगे पीछे 1-2 इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 1-2 इन्फॉर्मेशन तो आगे पीछे रहेंगे, ऑब्वियसली 2 बुक्स हैं तो 1-2 बुक्स तो ऑब्वियसली 1-2 पॉइंट्स तो इधर उधर रहेंगे, बट 1-2 पॉइंट के लिए आप पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो दूसरा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी बुक लिख सकते हो। साइंस के लिए मेरा मानना है कि आप एक बार एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है देन जनरल साइंस आपका बेटर हो जाएगा, उसके बाद आप साइंस टेक पे फोकस करो, क्योंकि बीपीएससी का भी जो अलाइनमेंट अभी है, जो इंक्लिनेशन है वो साइंस टेक के ऊपर है। और साइंस टेक के लिए न्यूज़पेपर
या जो करेंटली मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो। और मंथली मैगजीन के बारे में वही है, फिर वही चीज की आप जिस भी कोचिंग के मंथली मैगजीन से कंफर्टेबल हो आप उसको रेफर करो। इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर बीपीएससी के लिए हम साइंस एंड टेक देख लें, करंट अफेयर्स देख लें और हिस्ट्री देख लें, तो इज इट पॉसिबल टू क्रैक बीपीएससी प्री? सिलेबस में जितने भी सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसका सेम वेटेज है, एंड यू कांट प्रिडिक्ट कि आप ये प्रिडिक्ट करना बहुत गलत होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। वो सिलेबस है, वो कौन सा टॉपिक एक उस एग्जाम में बूम करेगा, कौन से टॉपिक से ज्यादा पार्ट्स आएंगे, ये कह पाना इज लाइक नॉट करेक्ट वे, एंड आई डोंट सजेस्ट कि इस तरीके से प्रिपरेशन को करना है। कंप्लीट करिए, हाँ, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। कुछ एरियाज है जो फोकस एरिया है, जो आपका सिलेबस में दिखता है। सपोज दैट कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है सिलेबस में, इन मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात होती है तो 1857 के बाद का जो हिस्ट्री है, तो वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। बट ऐसा करना कि एक एरिया को छोड़ देना या एक एरिया को कवर ना करना या एक ही एरिया पे फोकस करना, सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच। उस अप्रोच के साथ एटलीस्ट बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तो नहीं जा सकते। ओके, चेक कॉफी कैसा है? कैसे? How is it? It's good. ओके, अब हमें ये बताइए फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, मतलब जो आप बता रहे हैं ना अजय सर वाला कहानी, वैसे ही कहानी अगर किसी में जो शुरुआत करेंगे उनके लिए बताइए। जैसे कि अगर एक होता है ना कि आप प्रैक्टिस किसी चीज़ को करते हैं तो ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम इट, लेकिन अगर कोई मेंटर या गाइड मिल जाता है तो गलतियां वो नहीं करते हैं आप और सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। तो आपने बहुत सीखा होगा, कुछ गलतियां होगी, मिस्टेक्स होंगे, तो फ्रेश एस्पायरेंट के लिए बोले कि आप ये गलती मत करो, ऐसे काम करो, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखो ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। जो भी मुझे जो चीजें मुझे लगी कि मेरे रिजल्ट में अगर देर हुआ या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, तो जो मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई वो मैं बताना चाहूंगा। कि पहला तो एक प्रॉब्लम ये रहा, कहीं ना कहीं उस पर फोकस करने की जरूरत है। जो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में। लाइक दिस इज अ मैराथन, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। एंड मैराथन में क्या होता है कि आप बहुत तेज भागने का कोशिश करते हो, फिर आप थक जाते हो, रुक जाते हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू मेंटेन द पेस। आप मान के चलो कि टाइम लगेगा, जल्दी करने के चक्कर में आप रहोगे कि हाँ इतना ही जल्दी हो जाए या एक बार में मेरा रिजल्ट हो जाए या बस मैं एक बार दूं और खत्म हो जाए पूरा प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है। आप उस प्रोसेस में इंटर करो, उसको मैराथन की तरह चलाओ जब तक चल रहा है वो प्रोसेस। तो कभी भी मतलब बहुत ओवरडू करने का कोशिश नहीं करना है, कभी बहुत कम करने का कोशिश नहीं करना है। मेंटेन द कंसिस्टेंसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं जो फ्रेश एस्पायरेंट है उनको बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस का। और दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट रीडिंग, ये पढ़ने का एग्जामिनेशन नहीं है, ये लिखने का एग्जामिनेशन है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जामिनेशन है। प्री में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका एग्जाम होता है और मेंस में आप जो आंसर्स लिखते हो उसका एग्जाम होता है। बट फोकस क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो फ्रेश होते हैं वो पढ़ने पे फोकस करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो पढ़ लेंगे तो वो प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, पर प्रीलिम्स पढ़ना थोड़े है, प्रीलिम्स में आंसर करना है। तो आपने आंसर करने की अगर प्रैक्टिस नहीं किया है लेकिन आप कैसे पढ़ने से। यू आर सेइंग कि मॉक लगाइए। मॉक वेरी इंपॉर्टेंट है। और मॉक के लिए मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल, और मॉक के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, जरूरत नहीं है आपको कोचिंग। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो अफोर्ड, ऑनलाइन में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, फ्री में मटेरियल अवेलेबल हैं। आप किसी भी दुकान में जाओगे वहां पे आपको मॉक के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस को लाओ, घर पे बैठो और जो टाइम फ्रेम है 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, 3 घंटे का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम को मेंटेन करते हुए करो। और उसमें जो आप लर्न करते हो ना कि हाँ आपने 2 घंटे में किया तो सपोज दैट कि आपको 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए या 100 क्वेश्चन है, आप पेपर पूरा नहीं कर पाए, तो आपको समझ में आता है कि ओके इस बार मेरा स्पीड कम था इसलिए मैं शायद पेपर पूरा नहीं कर पाए, या पेपर में कोई एक सेक्शन ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो आपको समझ में आएगा कि ओके ये सेक्शन ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा, शायद मुझे उसको पढ़ने की
जरूरत है। तो मॉक क्या होता है ना कि मॉक आपको कांस्टेंट एक फीडबैक के रूप में रखता है, आपको खुद को फीडबैक देते रहता है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है और किस एरिया पे आपको फोकस करने की जरूरत है। सो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ मैराथन। तो आप एकदम आराम से रहो, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, रिलैक्स में। ओके। जैसे कि आपने बोला कांस्टेंट मॉक, फिर उसके बाद प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन बिल्कुल। करिए, पढ़िए, पढ़ाई के साथ लिखिए भी। बिल्कुल। अगर ये इस स्ट्रैटेजी के साथ कोई मूव करता है, कितने दिन का है ये जर्नी, मतलब कितने दिन में हो जाएगा क्रैक? ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। दिस इज लाइक ये मतलब इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। मतलब इतना करने के बाद भी सर्टेनिटी नहीं है। नहीं, सर्टेनिटी नहीं है इस एग्जामिनेशन में। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है इस एग्जामिनेशन का, दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एंड मे बी वही इस एग्जामिनेशन को इतना ग्लोरी भी देता है। अच्छा। तो एक ग्लोरियस एग्जामिनेशन है इंडिया के अंदर, और आप बाहर में भी जाओगे तो इंडियन सिविल सर्विसेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है सिविल सर्विसेज का। तो बेसिकली वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो ये प्रेडिक्ट करना, और ये डिपेंड करता है आप कितना ऑनेस्टली उसके काम कर रहे हो, आपका पोजीशन क्या है, आप कितना नॉलेजेबल हो, क्या हो, मतलब लाइक ये प्रेडिक्ट कर पाना मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दे पाए। आप ईमानदारी से कोशिश करो और होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मतलब अगर कोई कंसिडेंट रहेगा तो एक श्योरिटी तो है ना, या फिर वहां से अगर ना भी हो तो कुछ ऐसा सीख करके जाएंगे कि बिल्कुल, ये चीज, हाँ ये चीज बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब आप प्रिपरेशन करोगे ईमानदारी से बीपीएससी या यूपीएससी का, तो जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस आपको तैयार कर देगा, आपको लाइफ के लिए तैयार कर देगा, और ये जो जर्नी है आपको लाइफ के हर चीजों के लिए तैयार कर देगा। आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग तो बन ही जाओगे। आप, हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, बट इतना तो निश्चित है कि एक इंसान जो यूपीएससी या बीपीएससी के लिए जिसने ईमानदारी से मेहनत की है, ही इज अ बेटर सिटीजन, ही विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और आपको लाइफ के लिए तैयार करेगा। लाइफ में आप उसके बाद जो भी काम कर रहे हो, बहुत लोग उसके बाद मूवीज में जा रहे हैं, बहुत लोग उसके बाद राइटिंग में जाते हैं, तो आपको एक बेटर पोजीशन में रखता है, आपको एक एज दे देता है एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है, जो सिलेबस का, जो आपके पर्सनालिटी के हर एंगल को पॉलिश करता है। अच्छा। आपका जो व्यक्तित्व है उसके हर पार्ट को पॉलिश करता है इस एग्जामिनेशन, और हर पार्ट को इनहांस करता है। तो तो ये तो फायदा है, आप अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हो तब भी आप बेटर मतलब रहोगे। बट हाँ, ये अगर बात कही जाए कि श्योरिटी का क्या है, तो श्योरिटी तो किसी चीज का नहीं है, एंड ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड मोस्टली हम लोग तो बातें कर ही लिए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में, आउट ऑफ द एग्जाम बड़ी बातें कर लेते हैं। यू सेड अबाउट आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ओके, तो अभी का सीन तो आप जान रहे हो, इट्स फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप में होना भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है। व्हाट यू विल सजेस्ट, इज इट गुड, और स्किप करना चाहिए जितना हो सके? आई डोंट से इट्स गुड और बैड। आई बिलीव कि इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से उस रिलेशनशिप को मैनेज करते हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट। लाइक अगर दो लोग रिलेशनशिप में है, मेरा मानना है, और अगर दो लोग एक दूसरे के लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, देन इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर कोई भी इंसान है, कोई भी रिलेशनशिप में हुआ, और अगर आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं, बट दैट मीन्स कि आपके करियर में सपोर्ट नहीं हो रहा है, आपका करियर ड्रैग हो रहा है किसी के चलते, देन यू आर नॉट विद द राइट पर्सन, और आप एक दूसरे के लिए सही इंसान नहीं हो। तो ये कह देना पूरे पूरे रिलेशनशिप को गलत कह देना, या पूरे पूरे रिलेशनशिप को मतलब क्रेडिट दे देना कि हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि दोनों ही एक्सट्रीम होगा आई गेस। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, आप उसको किस तरीके से चलाते हो, और आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है। मतलब उसे हमें एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेना है, बिल्कुल। नॉट मतलब वो पूरा जर्नी नहीं है, वो एक जर्नी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। ओके, ये कह अभी हमने मूवी भी देखी 12th फेल, मनोज सर की कहानी, तो वहां से भी यही सीख मिलती है। आप उससे इंस्पायर हो क्या? मूवी तो अभी आई ना, मुझे पता भी नहीं था। तो अच्छा, आपकी स्टोरी तो वैसी। ओके, योर स्कोर इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन।
I was average student. Class 10th में I got like 70%. Okay. क्लास 12th में थोड़ा मेरा कुछ कुछ चीज़ें थी जिसके चलते लाइक आई गॉट डिरेल्ड मैं कहूँगा, तो 62%, 62.4. अच्छा 62.4 ओके हाँ, ग्रेजुएशन 69 69 and in post graduation I again bounced back to 74%. 74 ग्रेट आप इंटरेस्ट रखते थे अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाइक स्पोर्ट्स या फिर और भी लाइक क्विज कंपटीशन या फिर जैसे कॉलेज एंड स्कूल्स में होते इवेंट्स उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया करते थे इनिशियली तो ऐसा नहीं था, मतलब इनिशियली तो लाइक जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो जो नॉर्मल खेल होता है जो इंडिया में हर जगह बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट, तो इट वाज लाइक अ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर जर्नी ऑल्सो. बट ग्रेजुअली जब मैं कॉलेज में था देन जो डिबेट्स होते थे, debates. या हाँ डिबेट जो होते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था. अच्छा अच्छा हाँ, ऐसा कभी नहीं है कि मैंने कोई डिबेट में प्राइज जीता हो, बट हाँ मैंने पार्टिसिपेट बहुत किया. मैं प्राइज एक बार भी नहीं जीता, तो Right. पता नहीं उसका क्या रीजन था, उनको शायद पसंद नहीं आया. मैंने तो कोशिश की थी. हाँ हाँ ये तो सबसे बढ़िया कोशिश करना चाहिए एंड आई थिंक इसी का रिजल्ट है कि आप 53 रैंक आज आपने पाया है आप बिहार से हो डू यू इन्फ्लुएंस बाय एनी बिहार लीडर्स बहुत सारे लीडर्स हैं यार, एक का नाम मैं कैसे लूँ. दे हैव उन्होंने अपने अपने तरीके से अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम से बात करें तो सचिदानंद सिन्हा की बात करें, हम अनुग्रह नारायण की बात करें. अनुग्रह नारायण उनके कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, एन कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो ऑब्वियसली एंड उसके आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लीडर्स हैं. हर किसी ने अपने अपने तरीके से स्टेट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया या स्टेट को बेटर बनाने में उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया. जयप्रकाश नारायण की बात मैं करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब मैं एक का किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हर किसी ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है और हर किसी ने अपने अपने तरीके से स्टेट को बेटर बनाने में या कंट्री को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट किया है. नॉट जस्ट इन स्टेट, बिहार के बहुत सारे लीडर्स बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. तो ऐसा ही रहा है. करंट लीडरशिप से कुछ इन्फ्लुएंस होता है या फिर अच्छा नहीं लगता अभी का जो चल रहा है नहीं नहीं, हाँ करेंट लीडरशिप हो या कोई भी लीडरशिप हो, देखो लीडर्स का क्या होता है कि लीडर्स हमेशा अपने एक लीडर्स के साथ लीडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक लॉ क्रिएट करें, एक इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करें कि आपका स्टेट डेवलप हो, आपकी कंट्री डेवलप हो. बट उसके बाद भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं. तो किसी को क्रिटिसाइज करना इस बेसिस पे कि उसने ये किया या उसने ये किया, उस एक्शन के पीछे जो चीजें होती हैं, जो लॉजिक होती है, उसको बिना हम समझे बिना जाने अगर क्रिटिसाइज करें तो वो एक मतलब इलॉजिकल होगा, है ना. तो हमको रैशनल को समझना पड़ेगा और हर किसी का यही ऑब्जेक्टिव होता है. हम जितने भी लोग काम करें अपने अपने तरीके से, हम सब कोशिश करें. जैसे मैं एक जगह पे हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जो पॉलिसी इश्यूज है उसके बारे में मैं बात कर सकूँ. लाइक माई पीएचडी इज अबाउट होमलेस. अच्छा तो होमलेस को लेके जो पॉलिसी इश्यूज है, मैं अगर कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं गवर्नमेंट को बता सकूँ कि हाँ ये इश्यूज हैं, इस इश्यूज पे हम काम कर सकते हैं. सपोज दैट यू आर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, आप मीडिया में काम कर रहे हो, आपका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम सब अपने अपने रोल को प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो लीडर्स भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं. तो इट्स लाइक ये कहना सही गलत, मतलब दैट्स नॉट थिंग आई थिंक. ओके ओके क्या चीजें फेवरेट है लाइक व्हाट यू लव टू ईट ईटिंग का मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ. ओके मुझे बहुत खाने का, मुझे समोसा मेरा फेवरेट था, बट लाइक मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन किया था. अभी तुमने बोला तो मुझे याद है, दिखा दो तुमको. एक टाइम पे आई वाज लाइक 110. अच्छा हाँ, अभी अराउंड आप मुझे लगते हो 80 85 78. 70 हाँ 78. अराउंड राइट गेस है मेरा दिस टू पिक्चर्स ऑफ माय. ओह माय गॉड दिख रहा है. देखिए यू बीपीएससी 53 रैंक इट्स अ इंस्पिरेशन बट इससे ज्यादा इंस्पिरेशन ये है सच में. तो खाने का मुझे बहुत शौक था. मैं समोसा इज लाइक माय फेवरेट, मतलब मैं कभी भी समोसा खा सकता हूँ, रात में दिन में भी. डिफरेंट
मुझे मैं तो आइडेंटिफाई नहीं, इट्स लाइक टू डिफरेंट पीपल। ऐसा लग रहा है दो अलग अलग लोग हैं आप। बट हाँ, तो आपसे कुछ वैसा टिप्स भी लिया जा सकता है, लाइक हाउ टू वेट लूज वगैरह। तो हाँ, वेट लूज का वही है, बस एक ही है कि जो भी चीजें लोगों ने बोले हैं कि मतलब जो चीजें समोसा है, आलू है, उस अच्छा, मत वो खाओ, सब चीजें नहीं खानी है। चीनी मत खाओ, चावल मत खाओ। तो चावल आई लाइक कि मैं दिन में 3 बार भी चावल खा सकता था, मेरा ये अच्छा। कंडीशन था। हाँ। बट अभी 2 साल या 3 साल हो चुके मैंने चावल नहीं खाया। अच्छा, हाँ, मैंने राइस नहीं खाया। 3 साल से खाए नहीं आप? नहीं, वाह। क्योंकि मुझे उस फेज में जाना नहीं वापस। अच्छा। तो खाने का मुझे बहुत शौक था, बट अभी मेरा खाना बहुत लिमिटेड। अभी लाइक आई मोस्टली आई ईट दलिया। दलिया। हाँ, बॉइल्ड दलिया ये मेरा स्टेपल फूड है अभी के अच्छा। टाइम पे। उसके साथ वेजिटेबल में कोई भी खा सकता हूँ, बट जो जैसे आप लोग खाते हो, राइस खाते हो या रोटी खाते हो, तो मैं मोस्टली दलिया ही खाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, दोनों टाइम। दोनों टाइम दोनों टाइम। हो जाता है, मतलब मन नहीं करता यार चावल देख करके। यार मन करता है, अभी आप हम लोग इस बट जगह पे। ये जो तुमने अभी बोला कि दिस इज इंस्पिरेशनल और समथिंग, हाँ। तो ये अगर सुनना है तो फिर उसके लिए वो मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, तो yes। उसको फोकस में रख के हो जाता है, चल जाएगा। आपकी सर्विस एरिया डिजास्टर मैनेजमेंट है। ओके। बिहार में हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने या उसमें कुछ अच्छा करने के लिए? डिजास्टर एक, अगर हम बिहार के जब भी इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि बिहार में जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी का इशू है या इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का इशू है, तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट उभर के सामने आता है हमारे सामने, वो आता है डिजास्टर का। हाँ, यहाँ पे 70% एरिया बिहार का, अराउंड 70% एरिया फ्लड प्रोन है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, फ्लड प्रोन है ये 70% एरिया। हम्म। और एक लार्ज पार्ट है साउथ बिहार में जो कि ड्राउट प्रोन है। इसके साथ साथ हम अर्थक्वेक जोन 5 में भी, हमारा जो नॉर्थ का पार्ट आता है वो अर्थक्वेक जोन में आता है, Yes। और साउथ का पार्ट भी अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। तो मतलब लाइक वेरी मच अर्थक्वेक प्रोन भी। इसके साथ ही अभी हमने देखा है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट किया है कि इसको नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड करने के लिए, जो बिजली गिरने की समस्या होती है, ठंड का जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। तो डिजास्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है बिहार के लिए, बट अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत लेवल पे काम किया गया। जैसे रिसेंटली बिहार का एक डिजास्टर एटलस बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार का एक डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके ऊपर। तो बहुत सारे काम कर रही है गवर्नमेंट। इंद्रव्रज ऐप है, तो उस ऐप में आपको क्या होगा ना, अभी आई गेस की होता होगा, अभी आप लोगों को मैसेज आता होगा ना कि अगर कहीं पे बारिश होने वाली है या कहीं पे ठंड का गिरने वाला, तो मैसेज आता है ना। सो दैट इज इनिशिएटिव बाय बिहार गवर्नमेंट। इसके साथ एक इंद्रव्रज ऐप भी है, उसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको जो बिजली गिरने वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में आपको आगाह कर सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट टाइम ही बना है डिजास्टर मैनेजमेंट का दिस ईयर, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसके बारे में सीरियस है कि गवर्नमेंट ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया इस चीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो नया चीज होगा आप लोग के लिए। हाँ, अभी तो नया होगा। वी विल लाइक द फर्स्ट बैच ऑफ दिस सर्विस। तो काफी चीज सीखने को भी मिलेगा। और आई थिंक यू ऑल जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट में सेलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पे, दे विल बी लाइक वेटरन आने वाले टाइम में, क्योंकि वो लोग वेटरन मत बनाओ यार। नहीं, मतलब वही लोग, आप ही लोग ना सिखाएंगे जो आने वाले में टाइम में सिखाएंगे, पर अभी वेटरन मत बोलो, अभी तो बस मतलब फ्यूचर वेटरन। हाँ, फ्यूचर में वेटरन वो तो हो जाना है, सबको होना है। हाँ, तुम भी हो जाओगे वेटरन। वो तो नहीं, आपका फर्स्ट बैच है ना, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और एक वेटरनेस पहले ही आ जाएगा आप लोगों का। हाँ, एक वो आएगा कि मतलब एक बार सेट करना है हमें। हाँ, तो वो तो रहेगा। मे बी वो चैलेंज है तो उसके चलते मजा भी आएगा ज्यादा काम करने में। वो भी एक है। यू लव टू वॉच मूवी? आई लव टू वॉच वेब सीरीज। वेब सीरीज, ओके। कोई ऐसा वेब सीरीज बताइए ना थोड़ा जो इन्फ्लुएंशियल हो, सबको देखना चाहिए। अब जो मैंने देखा है मैं वही बता सकता हूँ। हाँ, मतलब जो आपने देखा है जो बेहतर हो, सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, वैसे वेब सीरीज। क्योंकि आजकल इतने वल्गर कंटेंट हैं तो सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, तो आप हमें बेस्ट बताइए। पंचायत। पंचायत इज लाइक ऑल टाइम वॉच वेब सीरीज, मतलब ऑल टाइम फेवरेट। entertainment, for the purpose of entertainment।
इंटरटेनमेंट भी है, और सेकंड चीज की आपको एक जो बिहार जो भारत के गाँव में जो है उससे रूबरू कराता है आपको। अच्छा। जैसे हम गाँव से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन के बाद गाँव से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, जो गाँव में रियलिटी है उसको हम समझ नहीं पा रहे। अच्छा। तो उस रियलिटी को समझने में वहाँ पे किस तरीके से लाइफस्टाइल है, किस तरीके से लाइफ अभी भी चल रहा है, अच्छा। उसको समझने में आपको हेल्प करता है। अच्छा। तो जो बच्चे हैं जो शहरों में पल रहे हैं, शहरों में ही हमेशा से रहे हैं, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत अगर वो देखें तो, क्योंकि मैंने जब पंचायत देखा, मैं खुद गांव में रहा हूँ, तो मुझे पता है जब मैंने पंचायत देखा तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया पिक्चराइजेशन कैसे हो सकता है, कि ये मतलब ये तो हमारे गांव में होता था, उसको ऐसे कैसे दिखा सकता है। फिर मैंने पढ़ा कि हाँ ये किसने बनाया, किसने क्रिएट किया, तो मुझे पता चला कि जिन लोगों ने क्रिएट किया उनका मैंने बैकग्राउंड पढ़ा, तो मुझे पता चला कि अच्छा वो भी गांव से हैं, दैट्स वाई वो उस सीन को या उस सिचुएशन को इतना बढ़िया से उन्होंने रिक्रिएट किया। इसके अलावा आप एस्पायरेंट देख सकते हो, तो अगर मूवीज में बात करें देन 12th फेल इज लाइक, अगर कोई यूपीएससी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन दे मस्ट वॉच 12th फेल। सर की कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, लाइक यस, मैं भी देखा, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगा। हाँ, इंस्पिरेशनल तो है। ओके। मोस्ट कंसर्निंग फैक्ट अभी फिलहाल का ये है कि यूथ में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि जो ये यूथ है ना, दीज आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन, और हमें लगता है कि इनका ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, वो लोग अच्छे फुट स्टेप पे काम करें, अच्छे डायरेक्शन में काम करें, इट विल हेल्प। तो उनके लिए देखिए, ऑब्वियसली यू गॉट फ्री रैंक 53 रैंक, तो आप बिहार में अगर 7 लाख बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन हो। तो फॉर दिस 7 लाख पीपल, व्हाट यू विल सजेस्ट कि डोंट कम इन दिस ट्रैप, कि आपको इस तरह के कंडीशंस ना हो जहाँ पे आपको डिप्रेशन जैसा कुछ फील हो। व्हाट यू विल से अबाउट दिस टॉपिक? ये काफी सीरियस टॉपिक हो जाता है डिप्रेशन का, और अभी मैं रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कोई एक रिपोर्ट अबाउट लाइक द सुसाइड रेट इन इंडिया, तो उसमें मैंने देखा एक बहुत ही अलार्मिंग सा सिचुएशन था कि तो सुसाइड रेट में जो यूथ का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो एक मुझे लगता है ना कि ऐसे सिर्फ अगर मैं हम स्टूडेंट की बात करें या सिर्फ यूथ की बात करें कि उनको क्या करने की जरूरत है या उनको क्या नहीं करने की जरूरत है, तो आई थिंक कि हम एक पार्ट को ही सिर्फ एड्रेस करेंगे। इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है, जो सोसाइटी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो बर्डन होता है एक्सपेक्टेशन का, मेरा ऐसा मानना है कि बेसिकली वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो हमारे यूथ भी है, जो हमारे बच्चे हैं, अभी कोटा में हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, दैट इज लाइक प्रॉब्लमेटिक। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, उनके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज हुआ है जिसके चलते वो डिप्रेस है या उनको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। कि उनको ये जो डर हो जाता है ना कि सोसाइटी एक बार सेट करती है, उस बार पे अगर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं तो वो फेल हो गए। तो ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ को, या बच्चे हो या किसी को भी, कि एक बार से हम हर किसी को जज नहीं कर सकते। अगर किसी ने सपोज दैट कि किसी का सिलेक्शन हो गया है या किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन कि जिसका सिलेक्शन हो गया है वो बेटर है और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बेटर नहीं है। लाइक हम कभी बोलते हैं ना कि अगर आप फिश को आप अगर जज कर रहे हो तो फिश को आप स्विमिंग पे जज कर सकते हो, उसको पेड़ पे चढ़ाओगे, अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने का वो करोगे, कंपटीशन कराओगे, तो आप मछली फेल हो जाएगा, वहां पे फेल हो जाएगी ना। एक हमारे सर थे, जब मैं बाजीराम में था, तो एक वहां पे सर थे, उन्होंने एक बात बताई थी, शब्बीर सर। उन्होंने बोला था कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इज लाइक कि आप बहुत सारे होल्स हैं, सेम साइज के होल्स हैं और सेम साइज के बॉल्स हैं, और आप 10 होल्स हैं और 100 बॉल्स हैं, आप 100 बॉल्स को फेंकते हो होल्स की तरफ, उसमें से 10 बॉल चला जाता है, बाकी के 90 बॉल्स रह जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो 90 बॉल्स थे उनका शेप अलग था, उनका साइज अलग था, दे वर ऑलवेज गुड, सबके चांसेस थे। तो ये कह देना कि एक एग्जामिनेशन से किसी को जज कर लेना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो आई थिंक कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है बस कि आप जज नहीं हो सकते हो, आप एक फेलियर के चलते आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो। बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल हैं
जिन्होंने जो कहीं से फेल हुए एंड देन दे, जैसे मनोज सर की कहानी है कि 12th में फेल हुए देन ही बाउंस बैक। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए आए, उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, देन वो लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में गए और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने लाइफ के अंदर। तो बेसिकली मुझे वही लगता है कि एज ए सोसाइटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये। अच्छा, मतलब हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए और हमें खुद पे वर्क करना चाहिए। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ध्यान दो, मतलब ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, बट वो एंड नहीं है कुछ भी। बस एक चीज मान के चलो, लाइफ में कहीं भी एंड नहीं है, ठीक है। लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कल को क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। तो आप किसी भी एक चीज को, कोई एक रिजल्ट को एंड मत मान लो, बहुत लाइफ है उसके बाद, बहुत कुछ कर सकते हो आप। और सपोज दैट कि एक एग्जामिनेशन में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, 200-300 लोग, बहुत कम परसेंटेज है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंडिया बाकी जो लोगों ने एग्जाम दिया उनके पास टैलेंट नहीं था। जस्ट अबाउट द डे, किसका दिन अच्छा था उस दिन, जस्ट अबाउट दैट। जिसका दिन अच्छा होगा वो निकाल लिया, जिसका नहीं होगा उस दिन अच्छा नहीं होगा, आगे होगा, बाद में होगा, कुछ और होगा। ओके ओके, लास्टली give a good message for the youth and the aspiring. And this quote will be from your journey. You are putting me into light. हाँ, मैं क्या बोलूं, बस यही मैं कह सकता हूँ कि जस्ट एंजॉय करो इस जर्नी को, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। ये भी एक एग्जाम है, जैसे आप यहाँ तक आए हो तो आपने एग्जाम दिया है ना, आपने 10th का एग्जाम दिया है, क्लास 1 से आप एग्जाम देते आ रहे हो, अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है। जस्ट कंसीडर इट एज एग्जामिनेशन और आराम से रहो। ये और इस एग्जामिनेशन पे आपको कंप्लीटली जज नहीं कर सकता। ये एग्जामिनेशन में पास हो जाना या फेल हो जाना एज ए पर्सन आपको नहीं बताता कि आप बेहतर हो किसी से या खराब हो किसी से। जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, ईमानदारी के साथ काम करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। थैंक यू। हमारे साथ बहुत अच्छा लगा एंड राहुल भूषण सर आ जाएं, हमें टाइम दिए और आई थिंक इट्स अ फ्रूटफुल टॉक और मुझे लगता है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वी विल ब्रिंग सच कॉग्निटिव वीडियो रेगुलरली और ये हमारा नया ट्राई था। कैसा लगा आपको ये ट्राई, वो हमें जरूर बताइएगा। इस तरह का अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव। थैंक यू सर।